नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक हैं, बल्कि जितने भी स्टेट बीसीएस एग्जाम हैं उनके साथ साथ एसएससी, रेलवे, टीचिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके करंट अफेयर के फैक्चुअल चीज़ों को कवर करता ही है, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने में आपकी मदद करता है। यदि आप इस तरह के और भी टॉपिक्स चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने के लिए, इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के फैलावा के लिए, बढ़ावा के लिए आप इसने नियर वन के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करवाइए और उनको भी इससे लाभ होने के लिए उनको एक मौका दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। करंट अफेयर शुरू करने से पहले आज हम संस्था के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो ये इसलिए लिया है, अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उनके जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उनके आप नाम बताइए। तो 5 परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं आप ध्यान रखिएगा। चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, ब्रिटेन है और यूएसए। ठीक है, ये 5 सदस्य कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। इनके पास ही वीटो पावर है। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट, जो 10 टोटल सदस्य 15 होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो अफ्रीका से 3 देश लिए जाते हैं, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अदर से 2 और पूर्वी यूरोप से 1। तो इस तरीके से 10 ये हो जाते हैं और 5 वो 15 हो जाते हैं। इनका काम क्या है? ये इंटरनेशनल पीस, जो शांति सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करना है। साथ ही साथ इट इज द ओनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गन दैट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस दैट मेंबर्स स्टेट्स आर ऑब्लिगेट टू इम्प्लीमेंट। मैंने मतलब क्या हुआ, एक लौती संस्था है जो जब भी कोई रूल बनाती है तो इसके जो सदस्य देश हैं उनको इन पे बाध्यकारी रूप से उन्हें लागू करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर कौन कौन से हैं। एनएफआरए अर्थात राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने की कुछ सिफारिशों का कड़ा विरोध करते हुए चार्टेड अकाउंटेंट की जो शीर्ष संस्था है, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने, जो उस इंस्टीट्यूशन है, उसने कहा है कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज कंपनियां हैं उन पर निगरानी करने का अधिकार अब नहीं दिया गया है। एक तो ये बात कही गई है। उसके अलावा भारत में सूचना आयोग के प्रदर्शन 2021 में, जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी सूचना आयोग के प्रदर्शन के आधार पर, उसने आरटीआई से संबंधित एक रिपोर्ट निकाली है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। G20 देशों ने भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, जिसमें पहली बार खेल को अपने अधिदेश के भीतर एक विशिष्टता के रूप में शामिल किया गया है, भ्रष्टाचार की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए एक उच्च स्तरीय जो सिद्धांतों के मसौदे पर आम सहमति पर पहुंच बना ली है। तो देखेंगे क्या है और G20 देश आखिर हैं क्या। साथ ही साथ गुड एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि उसने जीएसटी एंड गुड और सर्विस के टैक्स के तहत जितने भी 66,000 जो रजिस्टर्ड व्यवसायी हैं उनमें से 14,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको अवरुद्ध कर दिया है। तो जानेंगे आखिर में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है जिसको जीएसटी काउंसिल ने रोक दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में और बात करेंगे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स का एनालिसिस करते हैं जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से लिंक हैं और बात करेंगे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अर्थात नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। और इसका अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि जो वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक ऐसे जो संस्थान हैं, ऐसे भी संस्थाएं हैं जो आधे न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, उनके बारे में अगर कोई टॉपिक होता है तो उससे लिंक आपसे क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें तो हुआ क्या है, तो अभी जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है उसने एक अपना सर्वे डाला, उसने ये भी बोला है जितनी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियां हैं उनके जो वैधानिक ऑडिट करना और ऑडिट मानकों पर एक परामर्श पत्र के साथ आने के 2 हफ्ते से भी कम समय बाद उन्होंने ये अवलोकन डाल दिया है। जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज कंपनियां हैं उनके बारे में बोला है कि उनको अब आप क्या करेंगे, उनकी निगरानी करना उनके क्षेत्र से बाहर है। तो आइए देखते हैं कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अगर है क्या। तो इसके गठन की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2018 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत इसको गठित किया गया है। और इसकी देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जितने भी ऑडिटिंग घोटाले होते हैं उनके मद्देनजर ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड है उनके मानकों को लागू करने के लिए और उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।
ताकि जितने भी इन्वेस्टर हैं या निवेश करने वाले लोग हैं और कंपनियां हैं, उनके वित्तीय जो भी वो अपने लेखा जोखा अगर प्रस्तुत करें, उस पर क्या हो, जनता को विश्वास बढ़ सके। तो इसी ने बोला है कि अब क्या है, इन्होंने ये बात बोल दी है कि इनको जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको निगरानी करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। ये बात अब इसने बोली है। इनके अगर कार्य और कर्तव्य की बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जितने भी लेखांकन और लेखा परीक्षण नीतियां हैं, उनके मानक कैसे होंगे, उनकी सिफारिश ये करता है, अर्थात नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये सिफारिश करती है। साथ ही साथ न केवल उनकी सिफारिश करती है, बल्कि उनके अनुपालन की निगरानी करती है, उनका प्रवर्तन भी कराती है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने ये है कि जो इनसे जुड़े हुए व्यवसायी हैं, उनकी सेवा की गुणवत्ता उनकी कैसी है, उनकी निगरानी की जाए। साथ ही साथ अगर गुणवत्ता कम है तो उनकी सुधार कैसे किए जाए, उनके उसके भी उपाय ये देती है। साथ ही साथ इसके अन्य कार्य जैसे कार्यों और कर्तव्यों का पालन करें, जो कि पूर्वोत्तर जो कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक प्रासंगिक हैं, जो भी कार्य और कर्तव्य हैं, उनको भी करने का ये करते हैं। ऐसी बात इसमें कही गई है। आइए बात करते हैं जितनी भी आरटीआई लंबित हैं उनके बारे में, कौन सी लंबित जो आरटीआई याचिकाएं उनके बारे में जो बात की गई है। सूचना आयोग का जो एक प्रदर्शन रिपोर्ट 2021 है, उसमें बात कही गई है। टॉपिक से लिंक देखें, ये शासन, उसकी पारदर्शिता और उसमें जवाबदेही कैसे है, उसके महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको बताना चाहिए। आरटीआई की फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आपको सूचना का अधिकार है, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि आरटीआई बहुत सारी लंबित पड़ी हुई हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला है कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है, उसके पास 3 रिक्तियां शेष हैं, जो और उसके पास 10 आयुक्तों की अपनी पूरी ताकत पर काम नहीं किया गया है। मतलब क्या है, उनके पास अभी खाली जगह है, जिसकी वजह से ये आरटीआई लंबित पड़ी है। साथ ही साथ जो कर्मी उनके कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी कमियां हैं। साथ ही साथ उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट इतना अच्छा है ही नहीं। तो इन दोनों वजह से क्या है, एक तो आपके पास वैकेंसी फुल नहीं है, यानी कि क्या है, जो लोग हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पे जितनी वैकेंसी उतने लोग वहाँ पर कार्य कर नहीं रहे, ऊपर से उनका स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो लगातार जो मामले हैं आरटीआई के, उनको निपटाने में लगातार देरी हो रही है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम के बेस पर 12 राज्य जो सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी अपीलों को निपटाने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी अगर ये निपटाएं। तो अभी 12 राज्यों में ऐसा हाल है, कितने लोग कम है, चाहे आप देखा कि सूचना आयोग क्या केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी, तो ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तब भी इनको 1 वर्ष लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों की स्किल और उनकी संख्या लगातार कम है। तो ये बात करते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। तो आपसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया। तो ध्यान रखना, इसको लागू किया गया है वर्ष 2005 में। ऐसी एक संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उस पर भी क्वेश्चन आता है। उसको कब लागू किया गया, कब बनाया गया, वो बनाया गया 18 अक्टूबर 2010 को। ये बनाया गया 2005 को। ये नागरिकों की सूचना के अधिकार के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं कैसी होंगी उनका निर्धारण करता है। इसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को रिप्लेस करके इसको बनाया गया है। यह अधिनियम भारत में, जो आपको बताना चाहिए, जो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। आरटीआई भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 19 है उसके तहत बोलने और अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसलिए यह कानून एक मौलिक अधिकार की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि ये अव्यक्त की स्वतंत्रता यानी जानने के अधिकार के बारे में ये बात करता है। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रमुख प्रावधान देखें तो इसकी एक धारा है 4, जिसमें प्रत्येक जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण अथॉरिटीज हैं वो क्या करेंगे, अपने आप ही क्या करेंगे, सूचनाएं प्रकट करेंगी। इसके अलावा इसकी धारा 8A में ये बोला गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ क्षेत्रों को सूचना प्रस्तुत करने की छूट दी गई है, जिसमें 8(2) के तहत जो सरकार की जो गोपनीय क्षेत्र हैं उनको 1923 के तहत छूट प्राप्त सूचना के प्रकटीकरण का प्रावधान है। यदि व्यापक जनहित की सेवा जारी की जाती है और सरकार की गोपनीयता से संबंधित है तो वो अपनी सूचनाएं छुपा भी सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। ऐसा नहीं सबको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आरटीआई दायर हो जाती है तो आपको कितने समय के भीतर आपको सूचना मिलने का अधिकार है। तो अगर आपने सूचना लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन दिया गया है तो आपको 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। साथ ही साथ अगर किसी के जीवन से संबंधित कोई सूचना मांगनी हो, या उसके जीवन खतरा है, या उसकी स्वतंत्रता पे खतरा है, तो ऐसे संबंध पे जो आरटीआई होती है वो 2 दिन अर्थात 48 घंटे के भीतर उसको दे जानी चाहिए। हाँ, अगर जो कि जिसने आवेदन किया है उसने लोक सूचना अधिकारी की जगह अगर सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से उसने अगर रिपोर्ट मांगी है तो जो पहले 30 दिन है उसके लिए 3 दिन और बढ़ जाएंगे, या सॉरी, अगर जो 30 दिन है या फिर जो 2 दिन है उनमें 5 दिन और आप प्लस कर लीजिए, तब आपको 35 दिन और लगभग 7 दिन में सूचना मिलेगी, अगर आपने सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से सूचना मांगने का कार्य किया है। अगर देखें कि आरटीआई का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अगर देखें कि जो प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर सीधे तौर पर इसके दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन सर्वजीत राय बनाम दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के एक फैसले में बात कही गई थी
जो ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो ज़्यादातर क्या है, जो सार्वजनिक उपयोग कंपनियों का जो ज़्यादातर सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्या है, वो आरटीआई के दायरे में आएंगे। अगर राजनीतिक दल की बात की जाए, तो केंद्रीय सूचना आयोग ने माना है कि राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण है और आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनने चाहिए, क्योंकि वो भी सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन 2013 अगस्त में क्या हुआ था, सरकार ने सूचना का अधिकार एक संशोधन विधेयक पेश किया और राजनीतिक दलों को इस कानून के दायरे से हटा हटा दिया। तो वर्तमान में कोई भी दल आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आता नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन आए क्या राजनीतिक दल आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, तो राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अगर उनके तहत मामला लाया जाता है तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। अगर देखें भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति क्या है, मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत, अगर इनके ये इनका क्या स्टेटस होगा, तो इन्हीं के हिसाब से क्या होगा, इनके स्टेटस के हिसाब से ही पूरा कोर्ट या न्यायालय कार्य करेगा, न्यायपालिका इसके अंदर आएगी। तो वर्ष 2019 में 13 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इसका मतलब ये हुआ है मोटा मोटी कि जो न्यायपालिका है वो भी आरटीआई के दायरे के अंदर आती है। आइए बात करते हैं भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के बारे में, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में। इन्होंने क्या किया, ये G20 वाले लोगों ने बोला है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए कुछ सिद्धांत और मसौदे दिए हैं। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, उनके मंच कैसे हैं, उसके बारे में टॉपिक आता है, तो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और G20 के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें G20 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बात की जाए, तो इसको वर्ष 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं द्वारा स्थापित किया गया है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य योजना के अपडेट करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें G20 नेताओं की रिपोर्ट भी शामिल की जाती है। साथ ही साथ यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सहित प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सहयोग करता है और उनका समर्थन भी करता है। ये इसकी खासियत है। ये तो हो ही गया इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है G20 देशों के अंदर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा देश G20 के अंदर शामिल नहीं है, G7 के अंदर कौन है, G8 के अंदर कौन है, G20 के अंदर क्या है और है क्या। तो अगर G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, अर्थात G20 क्या है, सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं का एक वार्षिक बैठक होता है, तो ये बोलते हैं G20। इसमें दुनिया की अगर जीडीपी की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पादन का 85%, और अगर टोटल आबादी की जाए तो लगभग 2/3 आबादी इसमें शामिल हो जाती है इन 20 देशों के अंतर्गत ही। G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ तक इकोनॉमी के बारे में बात करती है। तो आइए आपको एक फैक्चुअल चीज नॉलेज दे देते हैं और ये अपने कहीं कहीं क्वेश्चन आ ही जाएगा। और सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन आए कि G7 देश कौन कौन से हैं, तो G7 देश में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। अर्थात अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये है G7। अगर इसमें रसिया को भी जोड़ देते हैं, तो जब रसिया इसमें जुड़ जाता है तो ये बन जाता है G8। ठीक, तो 8 देश ये हो गए। लेकिन 8 देशों में अगर 12 देश और जोड़ते हैं तो ये बन जाते हैं G20। 12 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दक्षिण अमेरिका से देश कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना है और ब्राजील है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन द्वीप समूह से ऑस्ट्रेलिया है। पूर्वी एशिया में कौन सा आता है, साउथ कोरिया आ जाता है। अफ्रीका से कौन सा आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है। अगर उत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात की जाए तो इसमें इंडोनेशिया शामिल हो जाता है। दक्षिण एशिया में भारत आ जाता है। यूरोप से यूरोपीय यूनियन आ जाती है। उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको शामिल हो जाता है। यूएसए तो ऑलरेडी इसमें है, कनाडा भी इसमें ऑलरेडी है ही। इसके अलावा चाइना है और जो अरबियन कंट्री में टर्की और सऊदी अरेबिया भी शामिल हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर देखें G20 की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो 1997-98 में क्या हुआ था, एशियाई जो पूर्वी एशियाई देश थे, सिंगापुर वगैरह थे, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया थे, यहाँ पे क्या हुआ था, वित्तीय संकट आ गया था। जिसके बाद क्या हुआ, ये स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर चर्चा करने के लिए ऐसी चीजें बाद में ना आए, तो प्रमुख जो विश्व में जो बढ़ते हुए बाजार हैं उनकी भागीदारी आवश्यक है। इसी को देखते हुए जो G7 के वित्त मंत्री अर्थात कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, भारत और अमेरिका और ब्रिटेन थे, इनके वित्त मंत्रियों ने 1999 में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की स्थापना की सहमति व्यक्त की थी। इसी में आजकल एक नया आ रहा है G20 प्लस। तो यानी G20 देश में और क्या जुड़ रहा है, तो G20 प्लस में क्या है, विकासशील राष्ट्र, इसमें G21, 22, 23 या G20 प्लस जिसे कहा जाता है। अब क्या हो गया, विकासशील देशों का एक समूह है जिसे 20 अगस्त 2003 को स्थापित किया गया है।
इसकी उत्पत्ति का पता 6 जून 2003 को भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के विदेश मंत्रियों द्वारा एक साइन किया गया ब्राज़ीलिया घोषणा है, उसे लगाया जा सकता है। G20 प्लस में दुनिया की 60% आबादी, दुनिया के 26% के कृषि निर्यात और 70% किसानों के लिए जिम्मेदार है ये G20 प्लस, जहाँ तक इसमें विकासशील देश शामिल है, ये बात ध्यान रखना। आइए बात करते हैं यूपीएससी की जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जो जीएसटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट वन टॉपिक रहता है। तो इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि इन्होंने 14 जो गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने बोला है, उसके नेटवर्क ने कहा है कि 14,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट रोक दिए हैं। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था और योजना और संसाधन जुटाने, उनका विकास करने और रोजगार से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे लिंक टॉपिक है। तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें हुआ क्या है, सरकार ने दिसंबर 2019 में जीएसटी नियमों में एक नियम है, नियम 86A, जिसके पेश किया, जिसमें क्या होता है, जितने भी कर देने वाले करदाता हैं उनको पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने की शक्ति उनसे मिल गई है कि वो 86A के तहत क्या करते हैं, जो कर देने वाले लोग हैं उनको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रूल है उसमें इसको रोक लगा सकते हैं। उसी के अधिकार के तहत उन्होंने रोक लगा दी है। और ऐसा किया कि उन्हें ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी का लाभ उठाया जा सकता है, इसके साथ विश्वास कम होगा, इसीलिए उनको क्या है, रोक लगा दिया है। तो आखिर देखते हैं कि इन्होंने कम जो व्यवसायी है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने बोला है कि आप जीएसटी भरिए, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो पहले देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या और क्यों रोका गया है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर आप परिभाषा देखें तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी व्यवसायी होता है, कोई बिजनेसमैन है, वो कोई भी खरीद पर अगर भुगतान करता है, उसने कोई चीज़ खरीदी, उस पर बिक्री की और उसने कोई चीज़ खरीदी, उसको उसने खरीदने के रुपए दिए, फिर उसने बेचा और बेचने पर उसे जो रुपए मिलते हैं, तो उस रुपए में से वो क्या करेगा, जो पहले से टैक्स दे चुका है उसको वो कम कर सकता है, उसको माइनस करके बचा हुआ सरकार को भेज सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी आउटपुट टैक्स दिया है, उसको आपने जो भुगतान किया है उस टाइम आपने इनपुट टैक्स पहले ही चुका रखा है, उसको क्या करें, आप माइनस कर सकते हैं और जो बची हुई राशि है उसका क्या करें, आप भुगतान कर दें। लेकिन इसमें क्या है, जो कंपोजिशन स्कीम है उनके तहत व्यवसायिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो पर्सनल उपयोग के लिए छूट प्राप्त सामानों के लिए आईटीसी का दावा भी नहीं किया जा सकता है। अगर आप पर्सनल यूज करते हैं या फिर कोई ऐसे सामान खरीदते हैं जिनमें छूट ऑलरेडी दे रखी है, तो भाई आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैथमेटिकल गणना के द्वारा समझ लेते हैं। सपोज करिए आपको कोई चीज़ एक खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए उसको बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए और 3 चीज़ों को मिलाकर वो चीज़ बनाएंगे और फिर एक चीज़ बनाकर उसको बिक्री कर देंगे, ठीक है। अब आपने 3 चीज़ें खरीदी, तो पहली चीज़ पर टैक्स लगा था 120, दूसरी पे लगा 240 और तीसरी पे भी लगा 240। तो आपने तीनों चीज़ें खरीदी तो आपने ऑलरेडी टैक्स कितना पे कर लिया है, 240 यानी 480, 120 हो गया कितना आपको 600 रुपये। तो 600 रुपये आपने टैक्स दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ है, जब आपने जो चीज़ इकट्ठी कर ली, अब इसको आपने बिक्री की। जब आपने इसको बिक्री किया बनाने के लिए, तो आप इसमें क्या हुआ है कि आपको जो एक चीज़ थी ये आपने अपनी मिलाई है बाद में, सपोज करिए, और बाकी 2 चीज़ें आपने टैक्स पहले दे रखा था, यानी कि आपने 600 रुपये टैक्स भरा, आपने बेचा और जब खरीदा था तो 480 का टैक्स आपने पहले पीछे वालों को दे रखा था। तो आपने 480 पहले दे ही रखा था, अभी तो आपने 680 दिया, 600 दिया, तो टोटल टैक्स पड़ना चाहिए था 600। 480 आप पहले चुका चुके हैं, तो 600 में 480 आप माइनस कर देंगे, यानी 120 रुपये आपको और आगे टैक्स देना पड़ेगा। वो आपका इनपुट टैक्स, मतलब कि आपने इनपुट मतलब आप पहले ही टैक्स भर चुके हैं। 480 का वो आप अपनी जेब में रख लेंगे, तो क्योंकि आप 480 पहले पेमेंट कर चुके थे तो अब 120 ही देंगे। ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कंपनियां हैं, कोई चीज़ परचेज करती हैं, तो परचेज जो बिक्री करती हैं तो वो ऐसा बोलती हैं कि क्योंकि हम इस पर इतना % टैक्स पीछे भर चुके हैं, 12%, और हमने अपडेट किया 18% का है, तो 6% का वो टैक्स भर देती हैं, 12% वो पहले भर देती हैं। तो इसको रोका क्यों जा रहा है, तो इनके दुरुपयोग की लगातार चिंता हो रही है। इसमें क्या है, कई बार क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, नकली चालान या नकली जो अपनी वो है स्लिप बनाकर दिखा देते हैं कि हमने इनपुट टैक्स बनाई, तो नकली वाली बात। दूसरा क्या है कि अभी ये देखा जा रहा है कि जहाँ तक जो टैक्स हमने कलेक्शन की बात की है, तो जहाँ तक लोग क्या करते हैं 80% तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा ही पूरा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, मतलब कि 80% तो गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा है। वो दावा कर देते हैं हम पहले ही भर चुके हैं, तो 20% ही गवर्नमेंट को मिल रहा है। तीसरा इसमें क्या है कि पहले टैक्स आपने जमा कर रखा है, अभी टैक्स आप दावा कर रहे हो हमने इतना जमा कर दिया, तो आप इतना माइनस करिए, तो इसका मिलान करने का अभी तक कोई प्रोसेस नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि जो मिलान है उनके बीच में समांतर इतना है कि बीच में फर्जीपन हो सकता है और उनके दावे फर्जी चालान के आधार पर भी आप इनका दावा कर सकते हैं। तो ये चिंताएं हैं जिसको अभी ये ऐसा ही देखते हुए कुछ गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए 14,000 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट रोक दिया गया है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। इंटरनेशनल गर्ल
गर्ल चाइल्ड डे के बारे में, जो हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इस अवसर पर होता क्या, जितने भी गर्ल चाइल्ड हैं उनके महत्व को ये दर्शाता है, उनका इम्पोर्टेंट क्या है, साथ ही साथ उनको अवसर भी दिए जाएं, जिससे क्या उनकी शक्ति और क्षमता में पहचान हो सके, उनका प्रयास हो सके, उनको भी बढ़ावा मिल सके। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ध्यान रखना, ये किसने स्टार्ट किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2011 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने की घोषणा की गई है। इसकी थीम है डिजिटल जनरेशन और हमारी पीढ़ी। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं वाला टैग आया हुआ था। अगर इसमें देखें, इसमें एक बीजिंग घोषणा भी इससे रिलेटेड है। तो बालिकाओं के अधिकारों की पहचान करना, उनकी चर्चा करने वाला एक पहला सम्मेलन बीजिंग घोषणा पत्र था। 1985 में, आप ध्यान 95 में, हम ध्यान रखना, ये चाइना के अंदर है बीजिंग। उसमें महिलाओं पर विश्व सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए अपने मंच को अपनाया, जिसे न केवल महिलाएं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, और अब तक के सबसे प्रगतिशील खाका माना जाता है इसको, बीजिंग घोषणा पत्र, ध्यान रखना, महिलाओं के अधिकारों और अवसरों से रिलेटेड बीजिंग घोषणा पत्र है। आज के आखिरी टॉपिक बात करते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। ये क्या है, ये एक वैधानिक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसके अगर प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो ऐसी पॉलिसी बनाता है जिसके अनुसार देश में समृद्ध जैव विविधता, विशेष रूप से जीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक और मजबूती प्रदान की जाए, इसके बारे में बात की जाती है। और इसके कार्य क्या है, ये भारतीय जो अथॉरिटी है, ये भारतीय जितने जू हैं, चिड़ियाघर हैं, उनमें जानवरों के रखरखाव कैसा होता है, उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम स्टैंडर्ड लागू करती है और मानदंडों को लागू करती है। आपको इतने बनाने होंगे, उतने रखने होंगे चिड़ियाघर के अंदर। साथ ही साथ देश के प्रत्येक चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए सेंट्रल चिड़ियाघर अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है, ध्यान रखना। तो जो भी चिड़ियाघर होते हैं उनको मान्यता कौन देता है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी। यह चिड़ियाघरों की मान्यता भी समाप्त कर देता है, जब इसके स्टैंडर्ड नहीं लागू होते हैं तो मान्यता भी समाप्त करने का अधिकार रखता है। तो आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि भारतीय चिड़ियाघरों के विजन प्लान 2021 से 31, यानी 10 वर्षों के लिए जो विजन प्लान बनाया गया है भारतीय चिड़ियाघरों के लिए, उनको हाल ही में जारी कर दिया गया है। इस विजन योजना का उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, और साथ ही साथ जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उसको और मजबूत बनाना है। इसलिए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में इसलिए मैंने चर्चा की। इन्होंने 10 साल का अपना विजन प्लान बनाया है, जो वर्ष 2021 से लेकर 2031 तक चलेगा। ये क्वेश्चन आता है कब तक से कब तक चलेगा, तो 2021 से लेकर 2031 तक 10 वर्षों के लिए चलेगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए और जो जू है उनको और अच्छे से बनाने के लिए। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। यदि आप इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल अकाउंट लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत है फिर उसको लिखिए, आपकी सहायता की जाएगी। नहीं तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।